अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो 3 रोज़ा ब्रिक्स का सरबराही इजलास जो है साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मुनक्कद हुआ। उसमें कई अहम फैसले किए गए जिसके दुनिया की सियासत और मईशत पर आने वाले दिनों में बहुत अहम असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। क्या फ़ैसले थे और ब्रिक्स आगे जाके किस किस्म की जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा, और अमेरिका की जो दुनिया के अंदर उसका जो तसल्लुत है, उसका जो गलबा है, उसको किस किस्म के चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है ब्रिक्स अगर इसी तरह से फैलता जाता है और कई मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होते जाते हैं। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और हमें बेहद खुशी होगी कि अगर आप 1000 सब्सक्रिप्शन और 4000 वॉच आवर्स जो हैं उसका जो हदफ हमने मुकर्रर किया 15 सितंबर तक, आप अगर हमारी मदद कर सकें उसको हासिल करने में, तो हमें बेहद खुशी होगी। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबराही इजलास जो है वो साउथ अफ्रीका में मुनक्कद हुआ 22 से 24 अगस्त तक। बाकी तमाम मुल्क जो हैं ब्रिक्स का जो हिस्सा हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, इनमें से रूस के सदर के अलावा बाकी तमाम जो सरबराह थे इन ममालिक के वो शरीक हुए। इंडिया से नरेंद्र मोदी शरीक हुए, ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा वहाँ मौजूद थे, साउथ अफ्रीका के सदर रामाफोसा वहाँ मौजूद थे, और चीन के जो सदर हैं शी वो भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो ख़ुद नहीं आए, बल्कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की। और पुतिन के ना आने की वजह यह थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनका एक इंटरनेशनल वारंट जारी किया हुआ है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका क्योंकि उसने साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है मुआहदा है उसके ऊपर, तो साउथ अफ्रीका जो है वो जो वारंट इशू हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद का पाबंद था। तो इसलिए पुतिन ने फैसला किया कि वो इस इजलास में शरीक ना हो, और अपना नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को भेजा। लेकिन उन्होंने वर्चुअली ऑनलाइन जो है वो ख़िताब किया, तकरीर की उस सरबराही इजलास के अंदर। 3 अहम फैसले नाजरीन इस सरबराही इजलास के हवाले से हुए। एक तो ये था कि तवक्को की जा रही थी कि इस सरबराही इजलास में जो कि 5 मुल्कों पर मुश्तमिल था, ब्रिक्स इसीलिए उसको ब्रिक्स कहा जाता है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो अब उसके अंदर जो है वो 6 ममालिक को मज़ीद 1 जनवरी 1924 से 6 ममालिक जो हैं उनको मेंबरशिप देने का फैसला हुआ है। इन ममालिक में ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई, इसके अलावा जो है वो अर्जेंटीना, इथोपिया, ये जो ममालिक हैं ये शामिल हैं। इनको जो है वो और ईरान, इनको जो है वो मेंबरशिप दे दी है जो ब्रिक्स है इसने, और ये 1 जनवरी 2024 से अब ब्रिक्स का बाकायदा हिस्सा होंगे। इसके अलावा 16 और मज़ीद ममालिक हैं जिनमें इंडोनेशिया भी है, जिसमें अल्जीरिया भी है, और भी ममालिक शामिल हैं। उन्होंने भी बाकायदा जो है वो मैक्सिको, इन्होंने दरख्वास्त दी है मुस्तकबिल में मेंबरशिप लेने के लिए। और अगला जो सरबराही इजलास है जो कि रूस में होगा, उसमें ये तवक्को है कि मज़ीद जो ममालिक हैं उनको मेंबरशिप दे दी जाएगी। इस तरह तोसी जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा। ये अब 11 ममालिक होने के बाद जो ब्रिक्स है ये अब दुनिया की 29.6% जो GDP है दुनिया की, वो अब ये जो ब्रिक्स है ये अब उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। दुनिया की जो 44% आबादी है वो अब ब्रिक्स के ममालिक के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी। और ब्रिक्स के जो 11 ममालिक हैं, ये 6 शमूलियत के बाद, वो दुनिया का 43% जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो पैदा करते हैं। तो ये एक बड़ी और ये दुनिया की जो है तकरीबन 25% जो तजारत है वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। 25% जो दुनिया की एक्सपोर्ट है वो ये 11 ममालिक करते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अहम जो ब्लॉक है वो है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें फ़ीका आमदनी के अतबार से, मेयार ज़िंदगी के अतबार से जो G7 है और जो यूरोपियन पावर्स हैं, अमेरिका और कनाडा है, ये उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
कि अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस, जर्मनी, जापान, इनकी जो फीकस इनकम है वो चीन, इंडिया, रूस, इन ममालिक से कहीं ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, और इनकी जो जीडीपी है उसका साइज भी बड़ा है इनसे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा की जो इक्तसादी ताकत है, जो उसकी जो इकोनॉमिक पावर है, उसके अंदर मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। उसका जो आलमी जीडीपी में हिस्सा है वो मुसलसल कम हो रहा है। जबकि ब्रिक्स के जो ममालिक हैं और जो वो ममालिक जो ब्रिक्स आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो ये तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, ये तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनकी मीशत की जो तरक्की की रफ्तार है वो यूरोप और जो अमेरिका और कनाडा है इससे ज़्यादा है। इनकी जो फीकस आमदनी में इजाफे की शरह है वो भी इन ममालिक से कहीं ज़्यादा है। तो ये ऊपर उठते हुए, ऊपर की तरफ जाते हुए ममालिक हैं, और वेस्ट जो यूरोपीय यूनियन है और जो नॉर्थ अमेरिका है वो नीचे की तरफ आते हुए ममालिक हैं मौशी एतबार से, अगरचे उनके म्यार ज़िंदगी अभी भी इनसे कई गुना ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फीकस आमदन भी इन ममालिक से कई गुना ज़्यादा है। वो फौजी लिहाज से भी इन ममालिक से ज़्यादा ताकतवर हैं अभी तक, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी दुनिया की जो सबसे बड़ी मौशी, सियासी और फौजी ताकत है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी जो कुव्वत है उसमें कमी आ रही है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो टूट के कल को गिर जाएगी, लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें चीन और दीगर ममालिक जो हैं उनकी ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जिनकी इक्तसादी ताकत जो है वो कम हो रही है। मसलन 2030 तक इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मीशत बन जाएगा, और चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीशत बन जाएगा, अमेरिका उससे पीछे रह जाएगा। 2040 तक जो G7 के ममालिक हैं उसमें सिर्फ अमेरिका होगा, बाकी सारे ब्राज़ील होगा, उसमें इंडिया होगा, उसमें जापान होगा, उसमें चीन होगा, ये ममालिक उसके अंदर शामिल होंगे। 2050 में जो G20 है उसमें यूरोप का कोई मुल्क नहीं होगा, उसमें अमेरिका होगा दुनिया में एक, बाकी सारे लातीनी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी तब्दीली है जो दुनिया में रूनमा हो रही है। एक जो यक कुतबी दुनिया बन गई थी सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद 1990 के बाद, अब वो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो है उसके उभर रहे हैं। कोई एक या दो ताकतें नहीं होंगी जो कि उभर रही हैं, बल्कि अब कई मराकज़ होंगे ताकत के। ब्राज़ील भी एक मरकज़ होगा, साउथ अफ्रीका भी एक मरकज़ होगा, इसी तरह से रशिया, रूस जो है वो भी एक मरकज़ होगा, चीन भी और इंडिया भी। तो ये मुख्तलिफ जो ताकत के मराकज़ हैं ये अब दुनिया में उभर रहे हैं। अगले 20-25 सालों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जियो पॉलिटिक्स में दुनिया की वो आने वाली हैं, बल्कि 20-25 साल भी आगे ना जाएं, अगली जो एक दिहाई है इसके अंदर बेशुमार जो हैं वो तब्दीलियाँ रूनमा होने वाली हैं। तो इस लिहाज से ये जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी अहम थी। इसके अलावा एक जो और अहम डेवलपमेंट है वो ये है, और लूला ने उसका इजहार किया था, जो ब्राज़ील के बाएं बाजू के सदर हैं, उन्होंने ये कहा था कि क्यों हम, आप जो ममालिक हैं, अर्जेंटीना है, अफ्रीका के ममालिक हैं, लतीनी अमेरिका के ममालिक हैं, हम आपस में क्यों अपनी करेंसीज में तिजारत नहीं करते, क्यों हम डॉलर को इस्तेमाल करते हैं। हमें डॉलर को तर्क करना चाहिए और अपनी करेंसी, जब तक हम ब्रिक्स या मिल के कोई नई करेंसी नहीं बनाते तो तब तक हम अपनी जो हमारी करेंसियाँ हैं, हमारी जो अपनी अपनी ममालिक, तो हम आपस के अंदर जो तजारत है डॉलर की बजाय उसको करें। और डॉलर जो है उसको मुसलसल चैलेंज का सामना है। अभी तक तो दुनिया की आलमी सतह पे जो सबसे ज़्यादा जिस करेंसी का गलबा है, जो सबसे ताकतवर या मजबूत करेंसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो डॉलर है। और इस वक्त भी दुनिया की ज़्यादातर तजारत और जो मुआहदे हैं और जो सेटलमेंट्स हैं वो, और बैंकों का लेन देन जो है, उसमें सबसे बड़ी जो करेंसी है वो अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अफादियत है या अहमियत है वो कुछ कम होना शुरू हुई है। आलमी तजारत में जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हिस्सा है वो कम होना शुरू हुआ है। अभी भी वो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ब्रिक्स के ममालिक हैं, जैसे जैसे इसकी तादाद बढ़ेगी और ये आपस में डॉलर की बजाय दूसरी करेंसीज में कारोबार करेंगे तो डॉलर जो है वो कमज़ोर होना शुरू होगा। और बहुत सारे माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो डॉलर की इस वक्त वैल्यू है ये 2035-40 के दरमियान जो है वो आधी रह जाएगी, और जो गलबा है, जो तसल्लुत है डॉलर का, वो उस तरह से बाकी नहीं रहेगा। ब्रिक्स कोशिश कर रहे हैं कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था, अब जो साबका सदर हैं रोसोव खातून सदर साहब का, जिनको सजा भी हुई थी,
उनको नया सदर बना दिया गया इस बैंक का। और ये बैंक जो है चीन और बाकी ममालिक मिलके इसको IMF के मुतबादल के तौर पर, वर्ल्ड बैंक के मुतबादल के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके जो मौशी माली हालात हैं, उनको जब कर्ज़े की ज़रूरत पड़े तो उनको आसान शराइत पे कर्ज़ा दिया जा सके। और ना सिर्फ उनको माली मुश्किलात कम करने के लिए, बल्कि उन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो उनको ये कर्ज़ा फराहम किया जाए। तो इस लिहाज से ये जो उभार है, ये जो उठान है ब्रिक्स की, ये बहुत अहम है कि ये दुनिया में एक नया साम्राज्य मुखालफ इत्तेहाद या ब्लॉक के तौर पे ये इमर्ज कर रहा है। और ये अमेरिका के लिए और यूरोप की जो बालादस्ती और गलबा है, जो कि 300-400 साल से दुनिया पे कायम है, उसको पहली दफ़ा एक बहुत संजीदा चैलेंज जो है वो उसका सामना है। और ये चैलेंज उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है, हम दरअसल एक अबूरी अहद में इस वक्त गुजर रहे हैं, जहाँ ताकत का तवाज़ुन जो है वो मगरब से साउथ की तरफ और मशरक़ की तरफ जो है वो आ रहा है, जिसको हम ग्लोबल साउथ नॉर्थ कहते हैं, जो कि 300 साल से दुनिया की ताकत का मरकज़ था, दुनिया की सबसे मजबूत मईशतें थी। अब ये ताकत का तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्लोबल साउथ, जिसमें लातीनी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं, उनकी तरफ जो है वो तवाज़ुन उनके हक़ में जो है वो बदल रहा है। ये एक नए मौशी ताकतों के तौर पे ये कुव्वतें जो हैं वो उभर रही हैं। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग थी ये बहुत अहम थी, और ये बहुत पॉजिटिव जो है वो मीटिंग जो है उसका अख्ताम हुआ है। और ये अमेरिका और यूरोप के लिए नए चैलेंजेस और नए जो ख़तरात हैं उसका जो है वो पेश खैमा साबित हो सकती है। अगर अगले चंद साल में ब्रिक्स इसी तरह मिल के कंसेंसस के साथ आगे बढ़ता रहा तो यकीनन दुनिया में एक मुतबादल मौशी, तजारती और मालियाती जो निज़ाम है उसके खड़े होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।